किसी को नहीं पता? परचेसिंग पावर पैरिटी सिंपल बता दो, मतलब डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं चाहिए, क्या होता है मीनिंग? नहीं पता? पीपीपी हमने पढ़ा था, परचेसिंग पावर पैरिटी, वही पूछ रहा हूँ, बताओ, आप बताओ। जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी मतलब एक करेंसी दूसरी मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि जो एग्जांपल्स के इंडिया के रुपीस को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके और कंट्रीज को यूएस डॉलर की करेंसी में कन्वर्ट करके उनकी जीडीपी को कंपेयर करके हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। सिर्फ करेंसी को चेंज नहीं करना है, बैठ जाओ, करेंसी की परचेजिंग पावर चेक करनी है ना? आप बताओ। अच्छा, कल एब्सेंट थे, ठीक है, कौन बताएगा? हाँ, आप बताओ। नो आइडिया, ठीक है, लास्ट आप बताओ। हाँ, से हम जीडीपी के अकॉर्डिंग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं और उनकी परचेज पावर और पैरिटी के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करते हैं और उनकी नेटवर्थ निकालते हैं, फिर इनको परचेजिंग पावर पैरिटी का मीनिंग क्या होगा फिर? इसमें उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एग्जांपल से समझाओ। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना, यूएसए और इंडिया की हम अकॉर्डिंग टू जीडीपी उनको कंपेयर करेंगे तो चाइना की जो आएगी टोटल वो काइंड ऑफ अप्रॉक्स 43 ट्रिलियन डॉलर्स आएगी अकॉर्डिंग टू। वो तो वैल्यूज आ गई, वैल्यूज नहीं बतानी है, मुझे समझाना है कि पीपीपी होता क्या है। बैठ जाओ। और कोई कल वाले में से इसके अलावा कोई टॉपिक जो ना आया हो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। बाकी आ गए? बाकी आ गए समझ में? ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ रेट में डिफरेंस क्या है, ये कौन बताएगा? जीडीपी ग्रोथ और ग्रोथ रेट में डिफरेंस। आप बताओ, लास्ट इधर आप। हाँ, नहीं, ठीक है, बैठ जाओ, सेकंड लास्ट आप। हाँ, रेट इज कंपैरेटिव वैल्यू, ठीक है, एंड ग्रोथ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू नहीं, थोड़ा वैसे समझाओ, वही समझ में नहीं आया, टोटल वैल्यू और कंपैरेटिव वैल्यू से क्या कहना चाह रहे हो? आप बताओ, बैठ जाओ। हाँ, सर जीडीपी ग्रोथ तो काइंड की न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं, ग्रोथ रेट उसे परसेंटेज में कंसीडर कर सकते हैं, और अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो जरूरी नहीं है कि ग्रोथ रेट साथ साथ ग्रो कर रही है, पर अगर जीडीपी ग्रो नहीं कर रही तो ग्रोथ रेट नेगेटिव। ठीक है, बैठ जाओ। और कोई जो एक्सप्लेन करना चाहेगा, आप बताओ, सेकंड लास्ट। हाँ, नहीं, बैठ जाओ, ज्यादा कैलकुलेशंस हो गई थी, इतनी कैलकुलेशंस भी नहीं थी, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ का सिंपल मीनिंग था 10 से 11 हुई, 11 से 12 हुई, 12 से 13 हुई। अगर हमारी वैल्यू टोटल ऐसे इंक्रीज कर रही है, दिस इज जीडीपी ग्रोथ। हमें सिर्फ प्रोडक्शन में इंक्रीज चाहिए, उनकी वैल्यूज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ रेट क्या होगा? जब मैं इस नंबर को इससे कंपेयर करूंगा,
कि कितना इंक्रीज हुआ है इन द परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल हमें दिखा देगा 1% का ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज में बता रहा हूँ दिस इज ग्रोथ रेट, और ये परसेंटेज अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, मान लो एग्जांपल लें, यहाँ पर ग्रो किया है एक नंबर से, यहाँ पर ग्रो किया एक नंबर से, यहाँ पर ग्रो किया एक नंबर से, ऐसे ही ना। 10 से 11 पे जाते टाइम डिफरेंस एक ही आएगा, 11 से 12 एक आएगा, 12 से 13 एक आएगा, लेकिन ग्रोथ रेट आपकी डिफर करेगी, क्योंकि यहाँ पर 11 जो 10 से बड़ा है, एक बड़ा है, एक कितने पे बड़ा है, 10 पे बड़ा है। यहाँ पर जो एक बड़ा है वो 11 के ऊपर एक बड़ा है, यहाँ पर जो एक बड़ा है वो 12 के ऊपर एक बड़ा है। तो ग्रोथ रेट यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई दिखाई देगी, ये 0.9% के आसपास आएगा, ये भी 0.89 या 88 के आसपास आएगा। तो परसेंटेज तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बेशक से यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नंबर्स, लेकिन ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग, ये हमने पढ़ा था बिटवीन दी ग्रोथ एंड द ग्रोथ रेट। क्लियर है? ठीक है, दूसरा पीपीपी। पीपीपी में हमने बोला था दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी। रिवाइज नहीं किया घर जाके, है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होगी कि यहां पर हमें कोई भी एक प्रोडक्ट देखना है, जैसे एग्जांपल लें, हम आईफोन ले लेते हैं। एक आईफोन कितने रुपीस में आएगा या कितने डॉलर्स में आएगा, हमें उनको कंपेयर करना है। दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी। एक आईफोन को जब हम कंपेयर करेंगे इन रुपीस, मान लो रुपीस में आया 80,000 में, और यहाँ डॉलर्स में आ रहा है मान लो 10,000 में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डॉलर को अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, आज के हिसाब से 95,000 हो गया। आज के हिसाब से अगर हम देखें $1 इज इक्वल टू 95 रुपीज। तो यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो रुपी 80,000 में इस आईफोन को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करके करूंगा तो 95,000 में आएगा। यानी रुपी की जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा बेटर है देन दी डॉलर। इसका मतलब क्या है, रुपी की जो परचेजिंग पावर है दैट इज बेटर देन दी डॉलर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जहां पर हम परचेजिंग पावर को मतलब कंपेयर करते हैं। पैरिटी का वही मीनिंग है जहां पर उनको इक्वल रखते हैं परचेजिंग पावर को, कि रुपी उस प्रोडक्ट को कितने में खरीद पा रहा है और डॉलर में कितने हमें चाहिए होंगे उसको खरीदने के लिए। तो उन दोनों चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पर कंपेयर करने के लिए आईफोन को मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बताया था, मैकडोनल्ड के बर्गर को कंपेयर किया जाता है। वर्ल्ड वाइड इसी को कंपेयर करते हैं कि मैकडोनल्ड का बर्गर कितने रुपीस में हम ले पा रहे हैं और कितने डॉलर्स में हम ले पा रहे हैं, और उसके आधार पर हमने जीडीपी पीपीपी पे भी निकाला था और नॉमिनल के भी निकाला था। क्लियर है? अभी किसी को डाउट है? कौन बताएगा फिर? हाँ, अब बताओ क्या हो गया। परचेजिंग पावर पैरिटी में ना हम जो परचेजिंग पावर है उसकी आइटम अलग अलग कंट्रीज में कितने उनकी जो करेंसी है कितने उसमें मिलेगा। अलग अलग कंट्रीज में परचेजिंग पावर अलग अलग होती है हर एक आइटम की, तो इसको आइटम की करेंसी की, हाँ, तो इसको काउंट करने के लिए हम मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को प्राइस तो उसका कंपेयर करते हैं। बैठ जाओ। ये बेसिकली करेंसी की वैल्यू है कि कौन सी करेंसी ठीक है। जैसे इंडिया में अगर हम 10,000 कमा रहे हैं और वहीं पर अमेरिका में सेम लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हमें कितने कमाने पड़ेंगे, तो उसको कंपेयर करने के लिए बेसिकली हम इसको देखते हैं। अगर हम इंडिया में 10,000 में रह करके जिस लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रह पाते हैं, उसी लिविंग स्टैंडर्ड में रहने के लिए मुझे अमेरिका में कितने कमाने पड़ेंगे, उसको जब कंपैरिजन किया जाएगा दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अभी हमें उसके आगे फिर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा था, तो डिफरेंस कौन बताएगा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में? कौन डिफरेंस बताएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट? किसका नंबर नहीं आया? आपका नहीं आया, आप बताओ। क्या नहीं पता इसमें? क्या होता है ग्रोथ? जीडीपी नहीं पूछ रहा मैं, ग्रोथ पूछ रहा हूँ सिर्फ।
आप बताओ, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, क्या नाम है आपका? फर्स्ट बेंच पे आपका, हाँ आप बताओ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट की वैल्यू पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटी एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं, और डेवलपमेंट में क्वालिटी। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, वैसे समझने के लिए अगर समझना हो तो कैसे एग्जांपल से कैसे बताओगे? जैसे कि हमने पेन का प्रोडक्शन किया तो उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि हमने एक ईयर में कितना प्रोडक्शन किया, और डेवलपमेंट में हम क्वालिटी भी देखते हैं कि एक साल में सिर्फ क्वालिटी है उसके अंदर या और कुछ भी है? आप बताओ लास्ट में। हाँ, बैठ जाओ। हाँ सर जैसे डेवलपमेंट में हम जीडीपी नहीं देखते, उसमें बाकी सारी चीजें देखते हैं कि पब्लिक को कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, अच्छी है, और कंट्री डेवलप हो रही है या नहीं, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसकी क्वालिटीज या फिर बाकी चीजें। ठीक है, बैठ जाओ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोथ सिर्फ नंबर्स दिखा रही है कि कितना ग्रो किया है। पिछले साल अगर हमारा 10 रुपए का प्रोडक्शन था, इस साल 15 का हो गया, तो इसको देख करके हमें लगता है कि प्रोग्रेस हुई है। 10 से 15 का अगर हम बढ़ोतरी दिखाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि देयर हैज बीन प्रोग्रेस इन द कंट्री। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लगेगा कि लोगों ने प्रोग्रेस की है कि नहीं। लोगों की प्रोग्रेस इससे नहीं पता लगती, लोगों की प्रोग्रेस हमें पता लगेगी फ्रॉम द डेवलपमेंट एस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट एस्पेक्ट था। जैसे इसी में एक फर्दर एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है? जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का क्या मीनिंग होता है वो हमें समझ में आ जाएगा अगर हमें कैपिटा का मीनिंग पता हो। कैपिटा इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल या फिर हेड्स। इंडिविजुअल या फिर हेड्स। तो अगर हमारे पास जीडीपी के नंबर्स हैं, हमें पता है कि जीडीपी क्या है। मान लो एक साल में हमने टोटल 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया है। मान लेते हैं एक साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया है? 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया है। उस 100 रुपीज को कितने लोगों में हमें डिवाइड करना है वो देखना पड़ेगा। वहां की पॉपुलेशन क्या है। मान लो उस कंट्री में पॉपुलेशन 10 की है। पॉपुलेशन कितनी है? 10 की है। तो हर एक को इसमें से कितना हिस्सा मिलना चाहिए? 10 ईच। 10 ईच मिलना चाहिए ना। तो दिस इज पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब क्या है कि पर इंडिविजुअल कितना किसके हिस्से आएगा। तो टोटल जीडीपी 100 था, तो पर कैपिटा कितना हो गया? पर इंडिविजुअल हम नापेंगे तो डिवाइड ही करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 10 ईच। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मेरा पर कैपिटा इज ₹10 कह सकता हूं। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम हमने शायद लिखी थी जब हम डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहे थे। पर कैपिटा इनकम लिखी थी ना हमारे देश की, कितनी थी? $3051। इंडिया की कितनी थी पर कैपिटा इनकम? यही थी ना? चेक करो, लिखा नहीं है? यही थी। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम हमने जीडीपी के हिसाब से निकाली, लेकिन ये तो मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है। इंडिया में मान लो किसी के पास इतनी इनकम है, सेम यूएसए में किसी के पास इतनी इनकम है, कौन अमीर होगा? अगर यूएसए में भी किसी की इनकम 3051 है और इंडिया में भी उसकी इनकम $3051 है, तो कौन अमीर होगा? इंडिया में, क्योंकि पर कैपिटा में परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया में ज्यादा है। वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है उन रुपीज से, उन डॉलर से। उतनी ही चीजें, उतने ही पैसे से हम अमेरिका में कम चीजें खरीद पाएंगे। दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी। फिर से अगर उसका एग्जांपल देखें और उस हिसाब से अगर हम देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इंडिया की जो इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली 12,000 के आसपास है। अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। जीडीपी पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 12,000, 12,900 समथिंग है। ठीक है, तो मैं ज्यादा उसमें लिखने हूँ, 12,500 के आसपास है, 12,531 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये हमारी पर कैपिटा जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। क्लियर है? यानी इंडिया में जो इतने कमा रहा है, सॉरी,
यूएसए में जो इतने कमा रहा है और इंडिया में जो इतने कमा रहा है दोनों बराबर लेवल पे। ये बात समझ में आ गई? यूएसए में कोई इतने कमा रहा है और इंडिया में कोई इतने कमा रहा है, दोनों बराबर लेवल पे। ये परचेसिंग पावर पैरिटी से हमने मतलब समझा था। क्लियर है? तो जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? जीडीपी को हम इंडिविजुअल या पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो जीडीपी पर कैपिटा आ जाएगा। क्लियर है? तो लिख लो उसका एक फॉर्मूला भी। जीडीपी पर कैपिटा is the total GDP divided by population of that country. Total GDP divided by population of that country. इस पॉपुलेशन में रेजिडेंट्स भी इंक्लूड होंगे किसमें? जो फॉर्मूला दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ जो सिटीजन्स होने की बात करते हैं यहाँ सर वो जो ट्रिपल पी के नीचे जो 1 to 5 है पर। हाँ, क्या है मतलब? ये है हमारा इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। ठीक है? इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वैसे इतनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी वो इतनी हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इतनी हो जाती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अमेरिका में रह करके इतने कमाएगा वो इंडिया में रहने में इतने कमाने वाले के बराबर ही रहेगा। ठीक है? तो अमेरिका में कोई 10,000 भी कमा रहा है और इंडिया में 3,000 कमा रहा है तो दोनों बराबर है। सर फिर इससे एक्चुअल थोड़ा पता लगेगा पर कैपिटा इनकम से, फिर एक्चुअल किससे पता लगेगा कि किस कंट्री में कितनी डेवलपमेंट है? अभी उसी पे आ रहा हूँ, अभी इसके आगे फर्दर उसी चीज को मैं बात करूंगा। ठीक है? तो अगर हम दोबारा से ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, क्योंकि वहीं से शुरू किया था, उसी को समझाना शुरू किया, तो वहीं पर इसमें दोबारा आते हैं। हमने बोला कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम $3051 है, ये है ना? लेकिन हमारे देश में हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि 80% पॉपुलेशन की इनकम इतनी है कि वो सुबह खाने के बाद शाम को सोचना पड़ता है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर इतनी इनकम होती, क्या उन्हें सोचने की जरूरत पड़ती? तो इनकम कहां पर है? तो इनकम सिर्फ कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड है, जैसे अंबानी, अडानी, नाम सुने? ठीक है? ज्यादातर इनकम उनके पास कंसंट्रेटेड। अगर हम देखें तो टॉप 1% आर होल्डिंग मोर देन 30% वेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है ना? तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारी ये इनकम कहने को पर कैपिटा बता रहा है कि पर कैपिटा इनकम जीडीपी के आधार पर इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये सबके पास है नहीं, सबके पास नहीं है। तो हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जीडीपी के वैल्यू से हमें इक्वालिटी है या नहीं, ये नहीं पता लगती हमारे देश में। और वही हमारा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का कंपैरिजन था कि जीडीपी से हमें ग्रोथ तो पता लगी कंट्री ने कितना किया, लेकिन लोगों ने किया कि नहीं किया वो हमें नहीं पता लगता है। और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को जब हम कंसीडर करते हैं तो डेवलपमेंट में ग्रोथ तो आता ही है, उसके साथ साथ इंडिविजुअल कितना ग्रो कर रहे हैं वो भी हमें मेजर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल ग्रो करने का मतलब है इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, उनकी हैप्पीनेस बढ़ रही है कि नहीं, हमारा एनवायरनमेंट बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इन सब एस्पेक्ट को जब हम कंसीडर करते हैं वो हमारा पार्ट हो जाता है डेवलपमेंट का। ग्रोथ तो सिर्फ जीडीपी के नंबर्स का बढ़ना है। ग्रोथ क्या है? ओनली इंक्रीज इन दी जीडीपी नंबर्स। ठीक है? डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल ग्रोथ है, इंडिविजुअल्स की, एनवायरमेंट की, हेल्थ की, एजुकेशन की, हमारा जो जितने भी एस्पेक्ट हम देख सकते हैं आसपास सबकी ग्रोथ को हम मिला करके डेवलपमेंट बोलेंगे। तो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसीलिए लिखा था। जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था तो पहली लाइन क्या लिखी थी? डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लिखा था। दैट envisages the economic growth as well as the other factors also. Other factors में the human development, the individual income development, environment betterment, health status betterment, then उसके बाद education level का जो increase होना है, ये सब factors हमारे development के अंदर आ जाते हैं। Clear है? तो this is growth versus development. ये कल पढ़ा था हमने। ठीक है? चलो। तो जीडीपी पर कैपिटा हमारा एक बचा हुआ था। उसके अलावा मैंने एक और चीज बोली थी जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हमने एक टेबल बनाई थी, दोबारा उसी पे चलते हैं। तीन ही बॉक्स बनाए थे। 2024
2025, 2026 और हमने बोला था कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन किया है वो सिर्फ 10 पेन का किया हमारे देश में 2024 में। यहाँ पे भी 10 पेन का ही किया था, यहाँ 20 पेन का किया था। प्राइस हर साल अलग अलग थे। पहले साल जो प्राइस था उस पेन का वो कितना था, 10 रुपीज था, यहाँ 20 रुपीज था, यहाँ 20 रुपीज था। ठीक है, पूरे देश में मान लेते हैं कि हमने सिर्फ 10 पेन प्रोड्यूस किए हैं, 10 रुपए के प्राइस पे किए हैं, तो हमारा उस साल का जीडीपी 100 हो जाएगा। उस साल का जीडीपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन की फाइनल वैल्यू हम देखते हैं जीडीपी के अंदर। सेम वे अगर हम नेक्स्ट ईयर देखें तो हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट ईयर जीडीपी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। लेकिन इससे हमें प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है वो तो पता ही नहीं लग रहा। इससे प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है वो तो पता ही नहीं लग रहा है। इसमें हमें प्राइस को भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इस हिस्से को देखें, इसको ना भी देखें, तो यहां से जीडीपी तो बढ़ गया हमारा, इसका मतलब कंट्री में बहुत ग्रोथ हुई होगी। जीडीपी डबल हो गया तो इसका मतलब कंट्री में बहुत ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन पता चला प्रोडक्शन तो सेम ही है। तो बढ़ा क्या, सिर्फ प्राइसेस बढ़े। तो बढ़ा क्या, इसमें सिर्फ प्राइसेस बढ़े। इसको हमने क्या बोला था, नॉमिनल जीडीपी। इसको हमने क्या बोला था, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के बाद हमने पढ़ा था रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में बढ़े हुए प्राइस को नहीं कैलकुलेट करते। रियल जीडीपी में बढ़े हुए प्राइस को नहीं कैलकुलेट करते, तो हमें कोई एक प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, और जिस ईयर में प्राइस फिक्स किया उस ईयर को हमने बेस ईयर पढ़ा था। यही पढ़ा था, उस ईयर को हमने क्या बोला था, बेस ईयर। तो चाहे कुछ भी प्राइस हो जाए किसी भी साल में, हमें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस हम उसी ईयर का लेंगे जो हमने बेस ईयर बोला। तो अगर इसके आधार पर इस साल का प्रोडक्शन देखना हो तो कितना हो जाएगा, इस साल कितना था, इस साल कितना होगा, 20 into 10। अब जो प्रोडक्शन हुई है, अब जो बढ़ी है, इससे हमें प्रोडक्शन बढ़ने का पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। बेशक से प्राइस बढ़ गए हो, जीडीपी नहीं बढ़ा, इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ है। अगर हम प्राइस को फिक्स कर दें तो प्रोडक्शन में इंक्रीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसको हमने क्या बोला था, रियल जीडीपी। इसको हमने क्या बोला था, रियल जीडीपी। अगर हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कंपेयर करें, क्या डिफरेंस दिखाई देगा हमें, प्राइस डिफरेंस, कि पिछले कुछ सालों में प्राइस कितने बढ़ गए। हमें क्या दिखाई देगा कि पिछले कुछ सालों में प्राइस कितने बढ़ गए हैं, नॉमिनल और रियल जीडीपी में। ये तो डिफरेंस है। या इसको दूसरे शब्दों में कहूं, क्या इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। इन्फ्लेशन क्या है, द राइज इन दी प्राइसेस, राइज इन दी प्राइसेस, पढ़ेंगे उसके बारे में बाद में, इन्फ्लेशन क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, अभी के हिसाब से क्या है इन्फ्लेशन, राइज इन दी प्राइसेस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, द प्राइस राइज। कितना इन्फ्लेशन है ये निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, और इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, इन्फ्लेशन निकालने के लिए कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि हम इसको किस चीज से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कि हम रियल जीडीपी निकाल पाए। अभी आता हूं उसमें, अभी एक बार फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना है 2026 का, 400 है, और रियल जीडीपी 200 इंटू 100 कितना आएगा, 200% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200% आ जाएगा। तो हम इससे सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस साल जो हमारा इन्फ्लेशन हुआ, पिछले साल से नहीं बेस ईयर से, क्योंकि यहीं से रियल जीडीपी तो ये बता रहे हैं ना, जो बेस ईयर था उससे अभी तक हमारा इन्फ्लेशन कितना हुआ, प्राइसेस कितने बढ़े हैं। तो हमें पता लग रहा है कि प्राइसेस 2 गुना बढ़ गए हैं। 200% का क्या मतलब है, 2 टाइम्स इंक्रीज होना। तो यहां दिखाई दे रहा है, यहाँ 10 थे, यहाँ कितने हुए 20। 10 से प्राइस कितना हुआ है 20, यानी 2 गुना बढ़ गए। 2 गुना को ही मैंने क्या बोला, जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे अगर आज कोई ये बता दे, मुझे आज कोई ये बता दे कि आज हमारा जीडीपी 400 है, और साइड में लिख के दे दे कि जीडीपी डिफ्लेटर जो हमारा है
वो डिफ्लेटर, वो हमारा 200% है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? 200% है। तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर ये नॉमिनल जीडीपी है तो इसके अंदर 200% चीजें जो हो रखी हैं वो तो सीधा प्राइस बढ़ने के कारण हो रखी है। तो मुझे 200% के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा ताकि मैं रियल जीडीपी निकाल सकूं। और रियल जीडीपी कब आएगा? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में 200% का डिफरेंस है। 200% का मतलब दुगुना हो जाता है, यानी इसका हाफ कर देते हैं। हाफ किया तो कितना आ गया? 200। ये मेरा रियल जीडीपी आ गया। तो अगर मेरे पास जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू है, या कुल शब्दों में कहें मुझे पता है कि मेरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, तो मैं नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी निकाल सकता हूं। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? तो यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को दिखाता है। किस चीज को दिखाता है? ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है। क्लियर है? तो उससे हमें प्राइस कितना बढ़ा है उसका अंदाजा लग जाता है, और प्राइस कितना बढ़ा है उसका अंदाजा लगाने के बाद हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितना ज्यादा होगा नॉर्मल प्राइसेस से या फिर रियल प्रोडक्शन से। ये बात समझ में आ गई? जीडीपी डिफ्लेटर का बस इतना सही यूज है। क्लियर है? या और कोई डाउट था? ये था। सर ये जो लास्ट में हमने 200% निकाला है, तो सर इसको फिर हम के मतलब नॉमिनल जीडीपी मानेंगे या रियल जीडीपी मानेंगे? इन्फ्लेशन मानेंगे। ये जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आई है, यानी इन्फ्लेशन की वैल्यू आई है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है कि हमारी जीडीपी इन्फ्लेट हो रखी है, उसको कितने परसेंट से डिफ्लेट करें यानी नीचे करें ताकि हम रियल जीडीपी पर पहुंच जाए। समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें 200% हमें पता लग जाएगा हमारी जीडीपी में इन्फ्लेशन कितना है, 200% है, तो हमें इतना परसेंट को प्राइसेस को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम रियल जीडीपी पे आ पाएंगे। ये इस वैल्यू को दिखाता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं आया? आ गया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये जीडीपी डिफ्लेटर बचा हुआ था। अब दोबारा से उसी स्टोरी पे चलते हैं। हम कहां पहुंचे थे लास्ट में? ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट पे हम पहुंचे थे, और हमने बोला था कि जो हमारा जीडीपी है ये रियल डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है। रियल डेवलपमेंट को क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि ना तो इसके अंदर इक्वालिटी को मेजर कर सकते, इनइक्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, हैप्पीनेस मेजर नहीं कर सकते, और क्या मेजर नहीं कर सकते इसमें? हम एनवायरनमेंट कितना खराब हो रहा है ये मेजर नहीं कर सकते, एजुकेशन मेजर नहीं कर सकते, हेल्थ मेजर नहीं कर सकते, और उसके अलावा जो बैड इकोनॉमी है उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था कि एक साइड तो क्राइम बढ़ जाए, एक साइड क्राइम बढ़ जाए, क्राइम बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल वालों का प्रोडक्शन बढ़ जाए। हो सकता है ना, क्राइम बढ़ेगा तो हॉस्पिटल में जाएंगे एडमिट होने, और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल दिखा रहा है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो जीडीपी बढ़ रहा है, वो अच्छे काम की वजह से बढ़ रहा है कि बुरे काम की वजह से बढ़ रहा है ये भी नहीं पता लग रहा है। तो हमारी बैड इकोनॉमी को भी नहीं दिखाता है। उस पर भी आता हूं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को नहीं दिखाता, अभी आता हूं उस पर। जैसे हमने बोला कि हमने हमारे देश में एक सिगरेट बना दी, बनाई सिगरेट। सिगरेट बनाने के लिए हमने बहुत सारे ट्रीज, उसके पेपर के लिए ट्रीज को काटा होगा, या फिर सिगरेट के प्रोडक्शन के बाद में इससे जो स्मोक निकल रही है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ डाउन हो रही होगी, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ डाउन हो रही होगी। हमने तो प्रोडक्शन में कोई चीज दिखा दी, लेकिन उससे नेगेटिव आउटकम क्या निकले वो हमने कंसीडर नहीं किया। वो नेगेटिव आउटकम इज द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, यानी किसी भी प्रोडक्ट के बाहर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, नेगेटिव जो इंपैक्ट पड़ रहे हैं, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, तो ये तो हमने मेजर ही नहीं किया उसमें, हमने तो सिर्फ सिगरेट प्रोडक्शन किया, उसका प्राइस जोड़ दिया हमारी जीडीपी में कि हमने देखो इतना प्रोडक्शन कर लिया, उसकी वजह से हमारे देश में नुकसान क्या हुआ उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ के या जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स हैं उसमें ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ से हम इन चीजों को नहीं पहचान पाते। तो नहीं पहचान पाते तो क्या करें? तो हमें
दूसरे इंडिकेटर्स ढूंढने पड़ेंगे मेजरमेंट करने के लिए, ताकि हम ट्रू मेजर कर पाए हमारी इकोनॉमी बेटर कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो दूसरे इंडिकेटर क्या ढूंढे? हमने ढूंढा एक इंडिकेटर ग्रीन जीडीपी। क्या ढूंढा हमने? ग्रीन जीडीपी। क्या होता है ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी होता है कि हमारे जीडीपी के प्रोडक्शन में जो भी हमने प्रोड्यूस किया हो, उसके प्रोडक्शन में हमने एनवायरमेंट को कितना डैमेज किया है, एनवायरमेंट डैमेजेस, उसको माइनस कर दो। ठीक है, हमारी टोटल जीडीपी जितनी भी है, हमने जितना ही प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमने एनवायरमेंट को कितना डैमेज किया है, उस एनवायरमेंट की एक मॉनेटरी वैल्यू निकाल करके उसको माइनस कर दो। जब उसको माइनस किया तो हमें पता लग जाएगा कि हमने ट्रूली कितना प्रोडक्शन किया है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन जीडीपी। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन जीडीपी। समझ में आई चीज? क्लियर है? ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा इंडिकेटर आएगा जिसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग हम देखते हैं। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल ग्रीन जीडीपी है। ग्रीन जीडीपी मेजर करेंगे तो कम से कम एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व की। इसका तो पता लग गया कि एनवायरमेंट बेटर हुआ कि नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना इससे। देयर आर अदर इंडिकेटर्स आल्सो। लिख लो उनको एक एक करके। सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, किसी ने सुना है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो कई लोग बोलते हैं कि जीडीपी मत निकालो, अगर हमें डेवलपमेंट को मेजर करना है तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालो। ये देखेगा कि वहां के लोग कितने खुश हैं। ये क्या देखेगा? कि वहां के लोग कितने खुश हैं। तो उसके लिए क्या क्या मेजर करेंगे? वो देखेंगे जनरल प्रॉस्पेरिटी कितनी है लोगों के अंदर, इक्वालिटी कितनी है लोगों के अंदर। तो देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स व्हिच विल बी यूज्ड इन दिस, जो हमारे काम के नहीं, इसीलिए मैं इसके इंडिकेटर्स को नहीं लिखवाऊंगा। सिर्फ इसमें जो काम का है कि ये दिया किसने था। ठीक है, तो ये भूटान के किंग होते थे, किंग वांगचुक। ठीक है ना, सोनम वांगचुक नाम सुना है? रिसेंटली जेल में भी रखा गया उनको, है ना। तो किंग वांगचुक होते थे भूटान के किंग, भूटान किंग वांगचुक। इनके द्वारा ये बोला गया कि जीडीपी मत कैलकुलेट करो, आप ये कैलकुलेट करो कि लोग खुश हैं कि नहीं, ताकि डेवलपमेंट को मेजर कर पाए, ग्रोथ को मेजर नहीं करना। ठीक है, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए दिस वाज बाय द किंग ऑफ भूटान। फोर्थ किंग थे भूटान के, लिख लो 1972 में इन्होंने दिया था। ही वाज द फोर्थ किंग ऑफ भूटान और 1972 में उन्होंने मेजर किया था। तो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में सिर्फ ये चीज पूछी जाती है, ये दिया किसने था। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछते। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी का मतलब है कि हमने हमारे देश में कितना प्रोडक्शन किया, उसके लिए हमने बहुत सारे पेड़ काटे होंगे, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया होगा, बहुत सारी नदियों को साइड किया होगा। तो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हुआ है, उस एनवायरनमेंट की वैल्यू कितनी है, उसको माइनस कर दो टोटल प्रोडक्शन में से, तो हमारा ट्रू प्रोडक्शन है। लैंड एनवायरनमेंट, जैसे मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ की क्या वैल्यू कर सकते हैं? पेड़ की वैल्यू हमें मेजर करनी पड़ेगी, वो कितनी ऑक्सीजन हमें दे रहा है, कितने फ्रूट्स हमें दे रहा है। ठीक है, वहां के कितने एनिमल्स हैं जो उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, उन सबको मिला करके हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर्स वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग नंबर्स के, एनवायरमेंटल वैल्यूज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एक पेड़ जो है कैप्चर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान देता है। तो वो कितनी, एक जनरलाइज करके कि कोई भी पेड़ जैसे नॉर्मल देखते हैं, उसके हिसाब से एक पेड़ लगभग पूरे लाइफ टाइम में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता होगा, कितनी ऑक्सीजन देता होगा, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। पूरे लाइफ टाइम में कितने एनिमल ऐसे हैं जो उसके ऊपर सस्टेन करते होंगे, इन सबको मिला करके हम उसकी एक कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसके हिसाब से जनरलाइज करते हैं।
ठीक है, दैट विल बी दी ग्रीन जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये लिख लो, दिस इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार पढ़ोगे आप लोग अभी आने वाले टाइम में, यूएनडीपी बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर लिख लो, यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यूयॉर्क। आगे चल के कई सारी एजेंसीज है जिनके हेडक्वार्टर आपको याद करने हैं, ठीक है, तो उनमें से एक यूएनडीपी है, हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, क्या न्यूयॉर्क लिख लो। ठीक है, ये किसने दिया था? आपने इंडिया के एक नोबेल लॉरेट का नाम सुना होगा, बड़े फेमस हैं, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। उसके अलावा पाकिस्तान में भी आपको एक दिखाई देंगे, महबूब उल हक। इन दोनों ने मिलकर के ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजों को मेजर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें मेजर करेंगे? सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि किसी भी देश में एवरेज लाइफ क्या है लोगों की। हर देश में अलग अलग है, वो डिपेंड करती है वहां पॉल्यूशन कितना है, बाकी चीजें कितनी है, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जहां बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वहां के लोग खुश हैं, इसीलिए ज्यादा जी पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं दैट इज एजुकेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट। जनरली वहां के लोग कितना पढ़ पा रहे हैं, इस चीज को मेजर किया जाता है। उसके अलावा एक तीसरी चीज और है यहां पर, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या ये डेवलपमेंट को दिखाएगा? दिखाएगा ना। तो हम इनको मेजर करते हैं, इनके अंदर देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स, अलग अलग वैल्यूज पे करते हैं जो हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर जा नहीं रहा हूं कि कितने एजुकेशन लेवल को हम माने, कितने को नहीं माने, तो उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। सिर्फ ये ध्यान रखो कि जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे मेजर करें? तो एक तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उसने एजुकेशन कितनी अटेन की हुई है, और तीसरा उसका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। इन तीनों को मेजर करके मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर कर सकता हूं। कैसे करते हैं? इन तीनों की कुछ वैल्यू निकालते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं और ये हमारा HDI का नंबर आ जाता है। सिंपल है, क्लियर है? ठीक है, क्या ये डेवलपमेंट दिखाएगा? डेवलपमेंट दिखाएगा ना। यही चीजें मिसिंग थी उसमें से, ये हम यहां मेजर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जेंडर, इसी के साथ पहले तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लिखो। नेक्स्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज गिवन बाय UN, पहले शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, ये एजेंसी रिपोर्ट देती है, दैट इज
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। पहले एचडीआई में एक और चीज लिख लो। एचडीआई में अगर हम कह रहे हैं इंडिया, हमने पढ़ा इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी एंड इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कहें तो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो डेवलपमेंट हमारा अच्छा खासा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिखो इंडिया का जो रैंक है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, आउट ऑफ 193 कंट्रीज इंडिया स्टैंड्स एट 130th रैंक। इंडिया का रैंक कितना है? 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। हम बेशक से फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम देखें तो हम 130वें नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में एचडीआई में। क्लियर है? तो ये डेवलपमेंट दिखाता है कि डेवलप हो रहे हैं। बेशक से इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है। इंडिया को माना जाता है इंडिया इज दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ग्रोथ तो हमारी अच्छी है लेकिन वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, जो हमें यहां से पता लगता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें भी लिख लो आउट ऑफ टोटल 150 कंट्रीज इंडिया का रैंक इज 116। ये सब 2026 के मैं बता रहा हूं डाटा, जो 26 का नहीं होगा 25 का होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट डाटा है सब। ठीक है, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? इसके अंदर 6 चीजें कैलकुलेट की जाती है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। ठीक है, 6 चीजें क्या क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट वहां पर कितना है, देन उसके अलावा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, फर्दर अगर हम देखें मतलब अपने लाइफ के डिसीजंस हम कितने ले सकते हैं, एक ये इसके अंदर कंपोनेंट हो जाएगा। देन उसके अलावा जेनरोसिटी, वहां पर कितने लोग एक दूसरे को कितना हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और फर्दर इसके बाद देखें कि करप्शन वहां पर लोगों के हिसाब से उस देश में करप्शन कितना है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, तब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है। इन्हीं चीजों को देख करके तो हम खुश और दुखी होते हैं कि हमारे देश में करप्शन इतना है, मन में दुखी होते रहते हैं। ठीक है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, हम सोचते रहते हैं कि बहुत मीन हो गए आजकल आदमी। तो ये सब हैप्पीनेस निकालने के तरीके हैं, और ट्रू डेवलपमेंट तो हैप्पीनेस का ही निकालने का एक जरिया हो सकता है। हैप्पीनेस निकालें मुझसे, और उसके हिसाब से देखें तो इंडिया बहुत लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में से है। ठीक है, 116th रैंक है आउट ऑफ 150। तो इंडियंस आर नॉट दैट मच हैप्पी। फिनलैंड की आती है लास्ट में, तो कोई अफ्रीकन कंट्री होती है इनमें हमेशा। हाँ, बुर्किना फासो तो नाम हो गया। हाँ, लास्ट है इसमें। ठीक है, एग्जैक्टली नाम देख लेंगे लास्ट में कौन है, लेकिन अफ्रीकन कंट्री रहती है इसमें। फर्स्ट इज फिनलैंड। हमेशा किसी भी इंडेक्स में जो बेटर कर रही हैं वहां पर आपको फिनलैंड होगी, नॉर्वे होगी, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उन्हीं के नाम दिखाई देंगे, टॉप पे यही रहती है। ठीक है, हैप्पीनेस में, डेवलपमेंट में, इन सब चीजों में। वो अलग अलग एजेंसीज देती हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स तो एक बार दिया गया था बाय द किंग ऑफ भूटान, तो उसके लिए फिर एक अलग से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाई उस नाम से, वो बेसिकली उस रिपोर्ट को देती है। उसको बस सिर्फ नाम पढ़ते हैं हम उसमें कि कौन देने वाला था, उसके बाद उसके अंदर क्या है क्या नहीं, वो ज्यादा चीजें हमें उठनी नहीं है। मेनली जो हम देखते हैं, क्योंकि यूएन की एजेंसीज के द्वारा दिए गए जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यूएन की एजेंसी के द्वारा जो दी गई है दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है उससे। ठीक है, लेकिन इनिशिएट उसने किया था इसलिए सबसे पहली रिपोर्ट उसको हम पढ़ते हैं। दैट वाज इनिशिएशन बाय सम पर्सन। ठीक है, इसीलिए उसको पढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देख लो, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इनको 3-4 बार पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं होंगे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये जेंडर इक्वालिटी को हमने पढ़ा था कि ग्रोथ में एक और कमी है कि हमें इक्वालिटी नहीं पता लगती। तो यहां पर जेंडर इनइक्वालिटी है कि हम मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये भी देता है यूएनडीपी। दिस इज गिवन बाय यूएनडीपी अगेन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लिख चुके हैं इसके बारे में। और इसमें भी इंडिया का रैंक अगर हम देखें, लेटेस्ट जो हमारे पास रैंक अवेलेबल है वो 2023 का, उसके बाद से नहीं आया। ठीक है,
तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। हाँ, 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ये हमारा इसका है। इसमें 3 चीजों को मेजर किया जाता है, लिख लो उनको। 1 इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मेजर करते हैं? एक तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? जन्म के टाइम पे कितनी मदर्स हैं जिनकी लाइफ चली जाती है। एक बच्चे को जन्म देते टाइम पे कितनी मदर्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ चली जाती है, तो उसको हम मेजर करते हैं। दूसरा, इसी दौरान हम चाइल्ड एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी हम यहाँ पे देखते हैं, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर मेजर किया जाता है। उसके बाद सेकंड मेजर जो इसका है, दैट इज द एम्पावरमेंट। विमेन कितना डिसीजंस अपना खुद ले सकती हैं, वो हम यहां देखते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसमें इंडिकेटर हम देखते हैं, दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वुमेन, कैसे कि वो कितना लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट में क्या परसेंटेज है, कितना इनकम उनको मिल रहा है कंपेयर टू दी अदर काउंटर पार्ट्स। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर मेजर करते हैं। क्या इन चीजों को मेजर करके वी कैन मेजर द इनइक्वालिटी? ठीक है, जो यहां मेजर की जाती है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, एक और जो बड़ा फेमस है, आपने सुना भी होगा, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सिर्फ पॉवर्टी नहीं है, दिस इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पॉवर्टी का एक डायमेंशन नहीं हो सकता। पॉवर्टी सिर्फ हम पैसों से नहीं नाप सकते, ठीक है ना। देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस टू मेजर द पॉवर्टी, जैसे न्यूट्रिशनल क्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन। इनमें भी जो पॉवर्टी है उसको भी इसके अंदर मेजर किया जाता है। तो ये सिर्फ पैसे की पॉवर्टी या इकोनॉमिक पॉवर्टी को मेजर नहीं करता है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो इंडिकेटर्स है मेनली 3 हिसाब से डिवाइडेड है, 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कौन कौन से होंगे? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इनको भी फर्दर अलग अलग इंडिकेटर्स में डिवाइड किया जाता है। हेल्थ के अंदर मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड एक्सपेक्टेंसी रेट, एजुकेशन में भी अलग कि 6 तक के मतलब लिटरेसी रेट कितना है, 10 तक कितना है, अलग अलग एजेस में कितना है, उसको डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेसिकली हम पीपीपी के आधार पर जो पर कैपिटा इनकम है वो हम देख रहे हैं। देन उसके अलावा भी हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कि हाउस है कि नहीं है, कि बेसिक एमेनिटीज है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेजर की जाती हैं, उसको मेजर करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया जाता है। इंडिया में इस डाटा को दिया जाता है बाय नीति आयोग। इंडिया में इस डाटा को कौन देता है? नीति आयोग देता है। और वर्ल्ड में इट इज गिवन बाय यूएनडीपी, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इस डाटा को मेजर करती है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर है? और ये शुरुआत हुई थी 2010 से। इसकी शुरुआत कब से? इट स्टार्टेड फ्रॉम 2010। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और लिख लो, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ेंगे उसको हमें जब प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उसको, वहां लिखेंगे उसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये मेजर करेगा हंगर को। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली 2 एजेंसीज हैं जो इसको देती हैं, एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड
और दूसरी इसके साथ जो एजेंसी है दैट इज वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, ये दो एजेंसीज मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स देती हैं और इसके अंदर इंडिया को जो रैंक है दैट इज 105 आउट ऑफ टोटल 127 कंट्रीज, आउट ऑफ टोटल 127 कंट्रीज। और ये भी हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है दैट इज ऑफ द 2024। हंगर, हंगर के अंदर बेसिकली लिख लो अंडर नरिशमेंट, लिख लो अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? क्या होता है अंडर? न्यूट्रिशंस की कमी, जो हमारा जो नॉर्मल फूड है उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो दैट इज अंडर नरिशमेंट। उसकी वजह से क्या होगा? माल न्यूट्रिशन। उसकी वजह से होगा क्या कि एज के हिसाब से जितनी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है, वो तो होती है लेकिन अंडर नरिशमेंट का सीधा सा सिंपल सा जो मेजर होता है दैट इज द लेस ग्रोथ या लो ग्रोथ कंपेयर टू द एज। लिख लो उसके नीचे अंडर नरिशमेंट में लिख लो क्या होता है, दैट इज लो ग्रोथ कंपेयर टू द एज। दूसरा इसके अंदर जो चीज मेजर करते हैं दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। एक तो अंडर नरिशमेंट होगी, दूसरी चाइल्ड, लिख लेना पूरा, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग होता है, लिख लो इसको, लो वेट कंपेयर टू द हाइट। हर हाइट के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल का एक वेट स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अगर उसका वेट कम रह जाए यानी जिसको हम बोलते थे कि पतला रहेगा, ठीक है, दैट इज वेस्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग बोलते हैं। तो लो वेट कंपेयर टू, किससे कंपेयर करना है? हाइट से, एज से नहीं कंपेयर करना। एज से कंपेयर करते हैं हम अंडर नरिशमेंट में, ठीक है, एज से कहां कंपेयर करते हैं? अंडर नरिशमेंट में। लेकिन जब वेस्टिंग की बात करते हैं तो हाइट से कंपेयर करते हैं। एक और होता है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है फिर? व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग? नहीं, दैट इज लो हाइट एज कंपेयर टू देयर एज। ठीक है, ये था लो वेट एज कंपेयर टू देयर एज। एज के हिसाब से कम वेट होना अंडर नरिशमेंट होता है, एज के हिसाब से कम हाइट होना स्टंटिंग होता है, और हाइट के हिसाब से कम वेट होना वेस्टिंग होता है। एक चौथा कंपोनेंट और इसके अंदर हम ऐड करते हैं दैट इज मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी क्या होता है? मृत्यु दर। आउट ऑफ पर 1000 या पर लाख कितने बच्चे डेथ हो जाती है बिलो 5 इयर्स। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर मेजर करते हैं। तो जब हम इनको मेजर करते हैं, इनको मेजर करके वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, भूखे रह रहे हैं तभी तो इस वजह से हो रहा है। ये सब किस चीज की पहचान है? कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, फूड नहीं मिल रहा है, वही हंगर को दर्शा रहा है। और इस वजह से अगर हम इंडिया का रैंक देखें तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशंस की, जो बच्चों को नहीं मिल पाती। और इसी वजह से वी हैव स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम इन द स्कूल्स, ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को पहुंच पाए जो उनको मिलना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा है, लेकिन उसको यहां नहीं पढ़ेंगे, उसको फिर कभी पढ़ेंगे, दैट इज SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसको हम इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में आएगा इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो डेवलपमेंट को दिखाएंगे। हमें ग्रोथ के अलावा डेवलपमेंट को भी देखना होता है। ठीक है, तो दिस विल शो दी डेवलपमेंट, दीज इंडिकेटर्स। तो एक बार इनको अलग अलग पढ़ लेना और कहीं पर लिख करके साइड में रख लेना, और जितनी बार रिवाइज कर सको कर लेना, क्योंकि ये बार बार आते हैं और भूलने वाली चीजें। ठीक है, क्योंकि ये कुछ फैक्ट्स हैं जो भूले जाते हैं, इसमें समझने का कुछ नहीं, समझने का फिर से कलम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक डाटा था जो बीच में था, तो वो लिखना जरूरी था।